हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपके अपने चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई जा रही है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आपको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके 2 लेक्चर इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैंने पढ़ाए हैं। एक तो उसका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके बाद जो डाइपोल होता है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो पिछले लेक्चर में मैंने बताया। ठीक है, इस लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पिछले लेक्चर में बताया था कि इसकी एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक्सिस पर। आज हम बताएंगे कि इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी अगर इसकी कोई परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होगी, वो हम आज के लेक्चर में बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने वो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो प्लीज़ उनको देखिए और उनका लाभ उठाइए। अगर आप वो नहीं मिस कर दोगे और डायरेक्ट इस पाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, कि कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। यानी अगर एक हिंदी में इसको लिख लो, इसको हिंदी में लिख लो, उसका हेडिंग निरक्षीय ब्रैकेट में अनुप्रस्थ ब्रैकेट बंद स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसका हेडिंग इंग्लिश में भी डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक है, ओके। मैं ये हेडिंग उठा देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी कुछ बनाना है और आपको समझाना है, तो थोड़ा ध्यान से समझते रहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। देखो, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैं यहाँ पर उसका चित्र बनाता हूँ। ये कोई डाइपोल है, -q, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसके एक एंड पर तो -q चार्ज होता है और दूसरे एंड पर +q चार्ज होता है। ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम 2L बोलते हैं। ये सब पहले लेक्चर में बताए थे इसके। और इसका ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं O। ठीक है, अब तक हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसके एक्सिस पर, यानी एक्सिस का मतलब इस तरफ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमने निकाल कर दिखाया था। आज हम देखेंगे कि अगर इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, यानी इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर बना देता हूँ मैं, इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर P है, तो इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल के कारण। तो r हम मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर इस -q के कारण यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मान लेते हैं वो E1। कितने, E1। इसके कारण इसका नाम दे देते हैं इस डाइपोल का AB। मान लेते हैं इस -q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1।
E1, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? डेफिनेटली उसकी इस तरफ होगी, PA साइड में, इस तरफ। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो तो टुवर्ड्स टू चार्ज, यानी चार्ज की तरफ होती है। और प्लस के कारण मान लेते हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है E2, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? अवे फ्रॉम चार्ज, यानी इस तरफ। ये इस तरफ। ये होगी मान लेते हैं E2, ठीक है। क्योंकि प्लस के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो दूर होती है, यानी अवे, ठीक है। वो किस दिशा में होगी? BP साइड। तो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं हम साइड ओपनिंग की। यहाँ से ये पूरा 2L है, तो इसकी कितनी होगी साइड? यहाँ तक की L होगी। और ये कितनी साइड होगी अगर बताओ बच्चों? ये कितनी होगी? ये भी कितनी होगी? ये L होगी। अगर ये मान लेते हैं ये थीटा एंगल है और ये भी कितना है? थीटा। तो जब दोनों सेम एंगल हैं तो ये साइडें क्या होंगी? क्योंकि R डिस्टेंस पर है, इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर होगा ये, तो R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस AP और ये डिस्टेंस BP दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट से इतनी दूरी पर है। तो जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी। तो कितनी होगी ये साइड? जरा ऐसा कैलकुलेशन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हम इसको। अगर इस ट्राइंगल में देखें हम AOP, इस ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है नहीं, AOP, ये 90 डिग्री है, तो ये इसके हाइपोटेनस हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर ये साइड हम निकालते हैं, जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड ये होगी। तो यानी अगर ये साइड हम निकालते हैं तो हम इसको लिखते हैं AP इक्वल BP, यानी या तो ये और उसके ही इक्वल ये BP, ठीक है, स्क्वायर कह दो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, इक्वल किसके होगी? किसके होगी? ये होगा AO स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी R स्क्वायर। तो अगर AP इक्वल BP, ये किसके होंगे? इसका रूट हो जाएगा, यानी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि ये जो साइड हुई ये कितनी होगी? ये होगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नहीं होगी क्या इतनी? ठीक है, इसको उतार लो कोई साइड में, इधर साइड में उतार लो, ये इतनी हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है, K हम कहते हैं ना, K है, मान डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है? K। तो इस -Q के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? E1। अगर इस E1 की वैल्यू देखें तो कितनी होगी? यहाँ पे निकालते हैं हम इसकी E1 की वैल्यू। E1 इक्वल कितनी होगी? आप जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आपने पढ़ा है पिछले, यानी E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। अगर इस पूरे को हम K कहते हैं तो कितनी हो जाएगी? E इक्वल Q/R स्क्वायर। यही तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ हम E1 की वैल्यू निकालें तो इस टर्म्स में कैसी हो जाएगी? वो इस टर्म्स में हो जाएगी K, ये वाला चार्ज यानी Q/ इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की दूरी ये, यानी ये हो जाएगी हमारी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं KQ/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इसकी साइड कौन सी होगी? ये साइड होगी किस साइड में? PA साइड में, यानी PA दिशा में।
साइड में तो होगी इसकी डायरेक्शन, ये तो होगी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E2। अगर E2 की वैल्यू हम निकालें तो E2 कितना हो जाएगा बताओ जरा। E2 भी इतना ही हो जाएगा सेम, देखो K ऐसे ही रहेगा K, और Q ऐसे ही रहेगा Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी यही रहेगी सेम, यानी कैलकुलेशन करके यही आएगा कुछ, यानी L² प्लस R²। लेकिन इसकी जो साइड होगी वो होगी डायरेक्शन की दिशा उस तरफ, यानी BP दिशा। क्या थी बात समझ में आई। अब आप ये देखते हो कि E1 की वैल्यू भी यही है, E2 की वैल्यू भी यही है, यानी E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम आई है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम होती है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से गुजरता है। समझ में आई, उनका रिजल्टेंट कहाँ से गुजरता है, बिल्कुल उनके बीच से। तो यानी कुछ इस E1 और E2 का रिजल्टेंट वो इनके बीच से ऐसा जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा पहले बताओ। तो यानी उस वो होगा कुछ इस तरह, तो वो होगा E नेट। ये अगर थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल के अनुसार ये भी थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कुछ ज्योमेट्री आप जानते होंगे, होगा नहीं होगा थीटा। तो इसका ई नेट कितना होगा भाई, इस पूरे सिस्टम के कारण इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आती है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच से जाएगा। तब हम कितना निकाल सकते हैं इसको। तो ये ज़रा ये चित्र बनाओ, इसके साइड में एक और चित्र बनेगा यहाँ, और इसके नीचे चित्र यहाँ पर जगह छोड़ो और उसके नीचे ये उतार लो, ये दोनों लाइन। ठीक है, ये जल्दी उतार लो, मैं इसको यहाँ से मिटाऊंगा, जल्दी उतारो, फिर मैं एक और चित्र बनाऊंगा अब इसका। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा दूँ उसको, ओके, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने, यहाँ से उतार लिया होगा ये दोनों। अब देखो इसका एक और चित्र बनाना है मैंने, ये देखो E1 और E2। अब अगर मैं इसका जूम करके बड़ा बनाऊं तो किस तरह से बनेगा, देखो जरा, ये हो गया, ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से है ये चित्र, ऐसा है। अभी समझ में आएगा, बहुत अच्छा है ये, आप समझते रहो। ये वाला मैं बना रहा हूँ, ये वाला, ये तो हो गया हमारा E1, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों थीटा। तो आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये E1 है, इस -q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 वेक्टर होने के साथ इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो इस E1 का होगा इस तरफ, यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, तो वो होगा E1 कोस थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे है, तो उसकी वैल्यू होगी E1 साइन थीटा। उसी तरीके से ये E2 है, ये E2 है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट वो इसी साइड में आएगा, यानी कुछ ऐसा है इसी साइड में, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी E2 कोस थीटा, क्योंकि उसके साथ थीटा ये है, ये देखो ये वाला थीटा है, तो ये थीटा हो गया। और ये वाला होगा इसका, इस वाले का वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक, यानी E2 साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखते हो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। बचे क्या, बचे होंगे इनके E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, जो एक डायरेक्शन में। अब ये दो है E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पर हमारी सेम आई थी, तो इनका जो ई नेट होगा यानी रिजल्टेंट वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा।
ये इसी डायरेक्शन में, इनके बीच से गुजरना ना वो, तो वो इसी डायरेक्शन में होगा ई नेट। तो अगर हम ई नेट, अब ये चित्र बना लो जरा इसका साइड में, अगर ई नेट हम निकालते हैं, ये उतार दिया आपने, इसके नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे लिखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ E2, तो ई नेट कितना होगा बताओ जरा मुझे कोई सोच कर। ई नेट होगा, दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है, E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, तो ई नेट इनको प्लस कर देंगे हम, यानी E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। होगा नहीं होगा बताओ, थोड़ा कैलकुलेट करो। E1 की वैल्यू यहाँ पे अभी निकाल ली थी, ये E1 E2 की वैल्यू दोनों सेम आई थी, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा, प्लस E2 की वैल्यू भी यही थी, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, 2 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ओके, क्या नहीं हो जाएगा इसको। अब क्या होगा, अब ये जो कोस थीटा है, इस कोस थीटा की वैल्यू जरा देखो यहाँ से, क्या हम कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यानी कुछ इसको ऐसे लिख देंगे, मैं यहाँ से यहाँ पे लिख दूँ, ये उतार लिया होगा आपने। ओके, तो इसको मिटा दूँ, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ई नेट इक्वल 2KQ अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू एल अपॉन ये, यानी एल अपॉन रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट की जगह हम लिख सकते हैं 1/2, वाई 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मतलब बताओ, लिख सकते हैं। अब ये 1/2 और ये 1, इसकी पावर कितनी है 1, और ये 1/2 कितनी होगी 3/2, यानी हम लिख सकते हैं इसको ई नेट इक्वल के, ये हो जाएगा Q इंटू 2L अपॉन, ये सब लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या नहीं हो जाएगा ऐसे, बताओ जरा। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो आप, ये हो गया यहाँ पर, इसको आप ये देख से, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, ये बताओ ये क्या है, ये इस जो ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट है P, इसको क्या कहेंगे हम P। ये आप लोग समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल समझ में आ गया है यानी इसका हमने बड़ा चित्र बनाया, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ अगर आपने उतार लिया हो, ठीक है। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो ये कुछ ऐसा हमारा हो गया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, यानी ई नेट इक्वल के पी, ये के हो गया, ये इसका डाइपोल मोमेंट यानी पी, और ये हो गया हमारा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे लिख लेंगे कि P इक्वल Q इंटू 2L, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो कि जो ये L है, L, ये वाली वैल्यू R की कंपेयर में बहुत छोटी है, क्योंकि डाइपोल इतनी दूर का डिस्टेंस थोड़ा ही होता है, तो बहुत ही माइनर नैनोमीटर में होता है, बहुत ही नज़दीक होते हैं ये तो ये जो L है ये R की कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि R तो बहुत दूर तक ले सकते हैं,
है ना। और ये क्या होता है, ये बहुत छोटा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो R है वो ग्रेटर ग्रेटर L, यानी R की वैल्यू वो L से बहुत बड़ी है। तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं कि L जो है वो 0 के बराबर मान सकते हैं। जब ये 0 रखेंगे तो ये कितना बचेगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से जब पावर ये हटेगी तो 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब बन जाएगा। यानी ई नेट कुछ ऐसा आएगा, ई नेट इक्वल ये बन जाएगा के पी अपॉन आर क्यू। के की वैल्यू इसको खोल देते हैं हम, यानी ई नेट इक्वल 1/4 पाई एप्साइलन नॉट स्मॉल के इंटू पी अपॉन आर क्यू। अगर ये वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम में, तो के की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ लिखेंगे इन एयर या वैक्यूम, यानी हवा या निर्वात में जो के होगा वो 1 होता है। तब कितना हो जाएगा ये फॉर्मूला, तब ये फॉर्मूला होगा, बस के की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा ई नेट इक्वल 1/4 पाई एप्साइलन नॉट पी अपॉन आर। ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट P है, उस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी आती है। समझ में आया? अच्छा, ये जो ई नेट आया है, क्या हम इसको वेक्टर में लिख सकते हैं? बताओ जरा, क्या हम इसको वेक्टर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको रफ कर दूं मैं? ठीक है, इसको हम वेक्टर में लिख सकते हैं। तो एक छोटा सा हेडिंग डालो यहाँ, वेक्टर रूप में। वेक्टर में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर रूप में लिखो इसको। वेक्टर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग डालो वेक्टर में। वेक्टर में ये फॉर्मूला कैसा होगा, तो ये फॉर्मूला होगा वेक्टर में ई नेट वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्साइलन नॉट वेक्टर P अपॉन आर क्यूब और माइनस। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों लगाया आपने, तो अभी बताते कि माइनस का क्या मतलब है। देखो प्यारे बच्चों, एक बात समझेंगे हम। यहाँ पे जो ई नेट निकाला है, पहले देखो इस ई नेट की डायरेक्शन किस तरफ है। आप बताएंगे ई नेट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, यानी बी से ए की, यानी प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ होती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ लिखेंगे दिशा, यानी डायरेक्शन जो है वो प्लस से माइनस की तरफ, ये होगी इसकी। ठीक है, आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की तरफ है, लेकिन पी की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, पी की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। यानी यहाँ पर दो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आया। समझ में आया? तो वेक्टर में हम इसको ऐसे लिखते हैं। माइनस का मतलब इसकी डायरेक्शन को शो करता है। पी की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन। ठीक है, आपने पीछे जब हम इसका एक्सिस पे बता रहे थे यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा याद होगा, ये उतार लिया आपने, ये उतार लिया। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ बता रहा कि पिछले लेक्चर में बताया जैसे ये डाइपोल है, तो उसमें जब हमने ऐसे निकाला था इसका, तो कुछ ऐसा बताया था कि ये E1, ये E2, और इसमें रिजल्टेंट जो आया था वो था ई नेट इक्वल E2 माइनस E1। ऐसा कुछ बताया था कि जो E2 बड़ा है तो उसका रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन थी वो इसी तरफ थी, ए इस तरफ, यानी ए बी, ये माइनस ये प्लस, कुछ था नहीं। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो माइनस से प्लस की तरफ थी, और आप जानते हो कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें इसमें ये डिफरेंस है कि जो एक्सिस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं उसकी डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, माइनस से प्लस की तरफ।
लेकिन परपेंडिकुलर पॉइंट पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लो, यहाँ पे लिख लो इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी मुख्य बिंदु। ये उतार लिया आपने? ओके। तो एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने एक रिजल्ट देखा, देखो इम्पोर्टेंट में यहाँ पे ई नेट हमने निकाला है, ये ई नेट अभी अभी निकाला है 1/4πε0 P/R3। ठीक है, ई नेट। ओके, ये निकाला है, ये ऐसे है। ठीक है, निकाला है ना अभी अभी। ये तो हुआ हमारा परपेंडिकुलर वाला, लेकिन एक्सियल वाला जो एक्सिस पर जो निकाला था वो कितना था? वो हमारा था ई नेट, वो था हमारा, बताओ जरा सोच कर बताओ कितना था वो ई नेट? 1/4πε0 2P/R3। ऐसा था नहीं था? पहले बताओ मुझे, ऐसा था। ये है हमारा परपेंडिकुलर वाला पोर्शन और ये है हमारा एक्सियल वाला, यानी जो एक्सिस पर है। तो अगर इन दोनों को जरा देखें हम गौर से, तो कुछ हमें ऐसे पता चल रहा है। क्या? देखो, इसमें से मैंने ये 2 हटा, इस 2 को मैंने हटाया और मैंने ये 2 यहाँ लगा दिया। ठीक है, यहाँ लगा दिया। अब जरा देखो, अगर ये कुछ ऐसे नहीं हो गया, यानी परपेंडिकुलर वाला पोर्शन जो है ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा कि जो ये एक्सिस वाला है, ये गलत कर दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर वाला है और ये एक्सिस वाला है ना, थोड़ा ये एक्सिस, ये फॉर्मूला तो आया अभी निकल के मैं। अब जरा देखो, ये 2 मैंने यहाँ लगा दिया। अब अगर मैं इसको देखूँ, इसको, ये वाली वैल्यू सेम नहीं है, इसकी जगह इस माइनस को मैं इधर ले जाऊँ, यहाँ पे लगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -E परपेंडिकुलर। यानी ये कुछ ऐसे नहीं होगा कि ई नेट, एक्सिस वाला ई नेट, वो 2 -2 और इसकी जगह कितना है? ई नेट एक्सिस। ऐसा होगा? ऐसे ही तो होगा भाई। ये दोनों सेम है नहीं है, तो इसकी जगह हमने क्या वैल्यू? ई नेट यहाँ पर रख दी, ई नेट, ये माइनस को यहाँ लगा दिया यार। तो क्या पता चला है कि एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल में, वो एक्सिस की जो होती है वो उसके परपेंडिकुलर वाले की 2 टाइम्स होती है। यानी एक्सिस पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी परपेंडिकुलर पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका 2 टाइम्स होती है, यानी 2 गुना हो। तो ये वाला रिजल्ट आप लिख लो यहाँ पे नीचे कि ई नेट एक्सिस, यहाँ अक्षीय लिख लो, हिंदी में अक्षीय, इक्वल -2 वेक्टर ई नेट परपेंडिकुलर, यानी निरक्षीय। इसे हिंदी में यहाँ अक्षीय और निरक्षीय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ करना भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आज का डाइपोल वाला, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो। कैसा लगा है ये वीडियो आपको, इसमें मुझे बताना है कमेंट करके, और इसको पढ़ते रहिए, आनंद उठाते रहिए। और ये जो लेक्चर है नीट जेई के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बना के देंगे आपको, तो घबराइए मत। आप अपना 12th जो है उसको मजबूत करिए, फाउंडेशन कोर्स है एक तरह से ये। आपकी जो नींव है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि 85% आपकी यहीं से ही होता है, 15% आपको और पढ़ना पड़ता है, बस ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आनंद उठाइए वीडियो का, और जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, तो उनके लिए भगवान ही मालिक है उनका, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कमेंट करूँगा। ओके, फिर मिलते हैं एक अच्छे और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।